नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। इस सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज ये हमारी इंग्लिश की फर्स्ट क्लास है और इस क्लास के अंदर हम इंग्लिश के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ कॉन्सेप्ट्स और कुछ डाउट्स को क्लियर करेंगे और उन्हें समझने की कोशिश भी करेंगे। तो हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं बिना किसी देरी के। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज टू यू दैट व्हाट इज इंग्लिश। व्हाट is English? My first question is to you that what is English? ये मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे, that what is English? English है क्या? तो आपका आंसर आएगा कि सर English is not only a subject but also a language, but also a language. ये आपका आंसर होगा कि सर इंग्लिश इज नॉट ओनली ए सब्जेक्ट बट ऑल्सो ए लैंग्वेज। उसका कारण ये है, द रीजन बिहाइंड ऑफ इट, दैट we can read the English. We can read the English. फर्स्ट रीजन तो ये है कि we can read the English. सेकंड, we can write the इंग्लिश। और थर्ड रीज़न ये है जो आपके सामने मैं लिखने जा रहा हूँ, वी कैन रीड द इंग्लिश, वी कैन राइट द इंग्लिश एंड वी कैन स्पीक द इंग्लिश। वी कैन स्पीक द इंग्लिश, ये सबसे ये मोस्ट रीज़न है। वी कैन स्पीक द इंग्लिश। ठीक है, तो ये जो है द रीजन बिहाइंड ऑफ इट, दैट इंग्लिश इज नॉट ओनली ए सब्जेक्ट बट ऑल्सो ए लैंग्वेज। इंग्लिश केवल एक सब्जेक्ट नहीं है, एक विषय ही नहीं है, बल्कि एक भाषा भी है जो हम बोल सकते हैं, जो हम लिख सकते हैं, जिसे हम पढ़ सकते हैं, जिसे हम सुन सकते हैं। वो क्या कहलाती है? एक भाषा कहलाती है, एक लैंग्वेज बन जाती है। ठीक है, देखिए इंग्लिश एक सब्जेक्ट ही नहीं है, एक भाषा भी है। ठीक है, तो देखिए ये जो रीज़न है, ये इससे साबित होता है कि इंग्लिश जो है एक सब्जेक्ट ही नहीं है, एक भाषा भी है। और इंग्लिश जो है भाषा ही है। इसको जो है हमने किताबों में पढ़ने के लिए रख दिया है क्यों, लेकिन ये है भाषा ही। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। यदि आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम इंग्लिश को देखेंगे कि इंग्लिश कितने स्टेज से होकर गुजरती है। ठीक है, तो हम इसके लिए पेज लेंगे। तो सबसे पहले इंग्लिश के लिए देखिए इंग्लिश कितने स्टेज से होकर गुजरेगी, उसके लिए सबसे पहले होगा एक लेटर। सबसे पहले एक लेटर होगा, सबसे पहले जो होगा एक लेटर होगा, सबसे पहले एक लेटर होगा, उसके बाद एक वर्ड होगा, उसके बाद वर्ड होगा। लेटर होगा, लेटर के बाद एक वर्ड होगा और वर्ड के बाद एक फ्रेज होगी, वर्ड के बाद फ्रेज होगी, फ्रेज के बाद क्लॉज होगी, फ्रेज के बाद एक क्लॉज होगी और क्लॉज के बाद होगा एक सेंटेंस होगा और सेंटेंस के बाद होगा पैसेज, सेंटेंस के बाद होगा पैसेज। ठीक है, तो ये जो है ये स्टेज है इंग्लिश की कि इतने सारे प्रोसेस से होकर गुजरती है इंग्लिश। ठीक है, तो देखिए लेटर की बात कर रहे हैं हम, लेटर की बात करेंगे तो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ a language, of a
language. The smallest unit of a language is called letter. जैसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा, इज कॉल्ड लेटर, यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो वर्ण कहलाती है। तो वर्ण को ही हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लेटर। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया ए, एग्जाम्पल के तौर पर हमने लेटर ले लिया ए, ठीक है ना। तो सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगी वही क्या कहलाएगी? लेटर कहलाएगी, ठीक है। ये हुआ। तो ये जो है दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए लेटर, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए लेटर, ठीक है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर, ठीक है। लेटर से ही हम क्या करते हैं? वर्ड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि हम ए के बाद हम क्या लिख दें? ए से हम बना दें एप्पल, ठीक है, एप्पल, ये होगा। अभी देखिए फ्रेज और क्लोज को हम समझेंगे, इन सब चीज़ों को हम बारीकी से समझते हुए चलेंगे, ठीक है। उसके पहले आप थोड़ा सा समझते हुए चलिए कि इंग्लिश के अंदर कुछ मिथ हैं, कुछ डाउट हैं कि उन्हें हम कितने अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए लेटर होगा, लेटर के बाद वर्ड होगा, वर्ड के बाद फ्रेज होगा, क्लोज होगा, सेंटेंस होगा। सेंटेंस के लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि सेंटेंस। तो अब हम सेंटेंस को ही समझते हैं। सबसे पहले जो है हम सेंटेंस को ही समझते हैं, ठीक है। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं, मैं साइड हो जाता हूं। दीज आर द प्रोसेस ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश जो है इन प्रोसेस से होकर गुजरेगी। सबसे पहले लेटर होगा, फिर उसके बाद वर्ड होगा, वर्ड से क्या होगा? फ्रेज होगा, क्योंकि लेटर से जो हम वर्ड का फॉर्मेशन करते हैं, निर्माण करते हैं। फिर उसके बाद में फ्रेज, फ्रेज के बाद में क्लोज, क्लोज से बाद में सेंटेंस, और सेंटेंस के बाद में एक पैसेज होगा जिसे हम क्या बोलते हैं? RC, यानी इससे क्या बनता है? हमारा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। क्या बनता है? रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। इससे हमारा क्या बनता है? रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ये बनता है इससे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। इससे हमारा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बनता है। पैसेज को हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बोल देते हैं। ये क्रिटिकल भी हो जाता है जब एग्ज़ाम में आप बैठोगे किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, तो इसमें ये आपको क्रिटिकल मिलेगा देखने के लिए। काफ़ी मतलब हार्ड हो जाता है, समझना मुश्किल हो जाता है कि कहना क्या चाहता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले सेंटेंस को समझेंगे, आइए देखते हैं। चलिए, तो हम इससे पेज लेते हैं ताकि हमें पीछे आना पड़े। देखिए, तो सबसे पहले हम समझेंगे सेंटेंस। सबसे पहले हम सेंटेंस को समझेंगे। सेंटेंस, What is sentence? What is sentence? हमने ये लिखा What is sentence, ठीक है। देखिए ध्यान से सुनिए, What is sentence। तो आप मुझे बता सकते हैं कि What is the definition of sentence? तो आप कहेंगे कि सर ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स that makes a complete sense, a complete sense। कंप्लीट सेंस, ई है लास्ट में, ठीक है, कंप्लीट सेंस ये कहेंगे आप। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस, यानी शब्दों का ऐसा समूह जिसका एक पूर्ण अर्थ निकलता हो, ठीक है, पूर्ण अर्थ निकलता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस। तो देखिए ये जो डेफिनेशन है ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है, इसको हम एक बार चैलेंज कर देंगे, इसको हम एक चैलेंज करेंगे, ठीक है ना। तो अगर हम आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखें, अगर हम आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखते हैं, जैसे कि देखो, ही किल्ड मी, ठीक है, ही किल्ड मी, ये आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इसे आप सेंटेंस नंबर 1 मान लीजिए। दूसरा देखिए, ये देखिए, ही किल्ड यू, ये लिखा, ये सेंटेंस नंबर 2 है। और देखिए सेंटेंस देखिए, आई एम स्लीपिंग,
ये भी हमने एक सेंटेंस लिखा, इस सेंटेंस नंबर 3 हो गया। ओके, अब आप ये जो सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं, ही किल्ड मी, ही किल्ड यू, आई एम स्लीपिंग, और देख लीजिए एक सेंटेंस और देख लीजिए कि आई एम सिंगिंग, आई एम सिंगिंग। ठीक है, ये सेंटेंस भी देख लीजिए, आप इसे भी रिलेट कर सकते हैं। यहां पर 4 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, 4 सेंटेंसेस हैव बीन रिटन एट द फ्रंट ऑफ यू ऑन स्क्रीन। आपके सामने स्क्रीन पर 4 सेंटेंस लिखे हुए हैं, आप इन्हें जज कीजिए, आप इन्हें एनालिसिस कीजिए कि क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है। बिकॉज दीज आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये क्या है, शब्दों के समूह है सभी सेंटेंस। ओके, तो आप इन्हें एक बार एनालिसिस कीजिए कि ये जो हमारी सेंटेंस लिखी हुई है, डेफिनेशन लिखा हुआ है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस। तो इससे मैं पता चला ही किल्ड मी, उसने मुझे मारा। लेकिन क्या ये सेंटेंस, देखिए क्या ये सेंटेंस जो है ये लॉजिक के आधार पर सही है, ये सेंटेंस जो है ये ग्रामर के अकॉर्डिंग सही है। अकॉर्डिंग टू ग्रामर, अकॉर्डिंग टू ग्रामर, ग्रामर, अकॉर्डिंग टू ग्रामर ये सेंटेंस सही आ रहे हैं स्ट्रक्चर के आधार पर, लेकिन मीनिंग या लॉजिक के आधार पर सेंटेंस क्या है, इनकरेक्ट है। ये सेंटेंस क्या है भाई, इनकरेक्ट है। बिकॉज ऐसा इसलिए है, जो इंसान मर चुका है क्या वो बता सकता है कि उसने मुझे मारा? आप बताइए, ही किल्ड मी का मतलब है उसने मुझे मारा, लेकिन जो इंसान मर गया है क्या वो बता सकता है कि उसने मुझे मारा? तो ये सेंटेंस ग्रामर के अकॉर्डिंग तो सही है, लेकिन लॉजिक या मीनिंग के आधार पे ये सेंटेंस, सेंस के आधार पे ये सेंटेंस जो है इनकरेक्ट है। ये वाला जो फर्स्ट सेंटेंस है, वैसे से देखिए, ही किल्ड यू, जो इंसान मर गया है आप उससे कैसे बता सकते हैं कि उसने तुम्हें मारा? जो इंसान मर गया है आप उससे थोड़ी ना बता सकते हैं कि उसने तुम्हें मारा। तो ये सेंटेंस भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा ये सेंटेंस। ठीक है, आई एम स्लीपिंग, जो इंसान गहरी नींद में है, जो सो रहा है, जो अच्छी नींद में है, वो कैसे बोल सकता है कि आई एम स्लीपिंग? सोता हुआ इंसान बोल सकता है क्या कि आई एम स्लीपिंग? बिकॉज दिस इज द सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये जो सेंटेंस है आई एम स्लीपिंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। इसका मतलब है कि मैं सो रहा हूं। तो लेकिन जो इंसान सो रहा है वो कैसे बता सकता है कि मैं सो रहा हूं? तो ये भी क्या है, ये लॉजिक या मीनिंग के आधार पर सेंटेंस गलत है। ये क्या है, इनकरेक्ट है ये सारे सेंटेंस। ठीक है ना, इनकरेक्ट। आई एम सिंगिंग, जो इंसान गा रहा है, मान लिया कोई इंसान गाना गा रहा है, ठीक है, वो कैसे बता सकता है आई एम सिंगिंग? तो पहले वो गाना बंद करेगा, और अगर गाना बंद कर देगा तो फिर वो गा नहीं रहा है। आप ही बताइए, जो इंसान गा रहा है तो वो कैसे बता सकता है? क्योंकि एक बार में एक ही तो काम करेगा, वो या तो बताएगा या तो गाएगा। हाँ, आप ऐसे बोल सकते हैं ही इज सिंगिंग, आप किसी सेकंड पर्सन के लिए बोल सकते हैं, ठीक है, किसी थर्ड पर्सन के लिए बोल सकते हैं, सॉरी, ठीक है। देखो, आप किसी अदर पर्सन के लिए बोल सकते हैं कि ही इज सिंगिंग, वह गा रहा है, तब तो ठीक है। लेकिन कोई गाने वाला इंसान कैसे बता सकता है आई एम सिंगिंग? तो इस सेंटेंस क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है ना। तो व्हाट इज सेंटेंस, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस। ये ही काफी नहीं है, ये भी समझना जरूरी है कि सेंस तो हो, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक एंड मीनिंग। ओके, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक एंड मीनिंग, किसके आधार पर होनी चाहिए? लॉजिक भी होना चाहिए, मीनिंग भी होना चाहिए, और स्ट्रक्चर तो बिल्कुल सटीक होनी चाहिए, तब जाके होता है, ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो ये यहां तक हमने समझा। तो अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, मैं साइड हो जाता हूं एक बार, देखिए दिख रहा होगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूं सब कुछ। चलिए देखो, मैं इसे हटाता हूं एक बार। तो हम सेंटेंस की बात चल रही थी हमारी, हम सेंटेंस को समझेंगे। तो देखिए, सेंटेंस को हमने जो है दो भागों में डिवाइड किया है।
सेंटेंस को जो हमने दो भागों में वही डिवाइड किया है। सेंटेंस, तो सेंटेंस को हमने दो भागों में डिवाइड किया है। तो देखिए सबसे पहले होगा ग्रामर या स्ट्रक्चर, ग्रामर या फिर स्ट्रक्चर। ग्रामर या फिर स्ट्रक्चर, एक तो ग्रामर या स्ट्रक्चर के आधार पर होगा, दूसरा मीनिंग या लॉजिक के बिहाफ पर, मीनिंग या फिर लॉजिक के आधार पर यह होगा। ठीक है, तो इसमें जो है देखिए ग्रामर जो व्याकरण है हमारी, स्ट्रक्चर जो संरचना है, तो उसके आधार पर सेंटेंस को हमने तीन भागों में बांटा है। सेंटेंस को हमने जो है तीन भागों में बांटा है। पहला होगा वर्ड, दूसरा होगा फ्रेज और तीसरा होगा क्लोज। तीसरा होगा क्लोज। ये तो था देखिए ग्रामर या स्ट्रक्चर, ग्रामर या स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस को हमने तीन भागों में बांटा है, और जो मीनिंग या लॉजिक के आधार पर है उसमें है दो भागों में। तो पहला भाग होगा, पहला होगा देखिए ध्यान से सुनिए, पहला होगा सब्जेक्ट, पहला होगा सब्जेक्ट और दूसरा होगा प्रेडिकेट, दूसरा होगा प्रेडिकेट। ठीक है, ये होगा, आप समझते हुए चलिए। देखिए यहां पर हमने जो है सेंटेंस को पहले हमने समझा कि सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस जो होना चाहिए वो ग्रामर या स्ट्रक्चर के आधार पर बिल्कुल सटीक होना चाहिए, दूसरा उसका मीनिंग जो है बिल्कुल सही होना चाहिए, एक अच्छी सेंस उसे देनी चाहिए। ठीक है, आप समझते हुए चलिए। चलो, तो सबसे पहले हम वर्ड को समझेंगे कि वर्ड क्या है। सबसे पहले जो है हम वर्ड को समझेंगे कि वर्ड क्या है। ठीक है, ये आपके सामने लिखा हुआ है। तो हम सबसे पहले वर्ड को समझेंगे कि वर्ड क्या है। वर्ड देखिए, तो वर्ड को समझेंगे ए मीनिंगफुल order of word of letters यहां देखो, जो वर्ड है वो है क्या, जो शब्द है वो है क्या। तो शब्द जो होता है ए मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ लेटर्स, यानी कि जो ऑर्डर है वो मीनिंगफुल होना चाहिए। जैसे कि ध्यान से सुनिए, अगर हम लिख दें यहाँ पे एक वर्ड ले लेते हैं, हमने कोई भी ले लीजिए, इंटेलिजेंट, जैसे कि हमने इंटेलिजेंट लिखा, इंटेलिजेंट, ये हमने एक वर्ड आपके सामने लिखा, यहाँ पे जो है इंटेलिजेंट आएगा, इंटेलिजेंट। यहाँ पे हमने एक वर्ड लिखा इंटेलिजेंट। तो देखिए इसमें जो लिखे गए लेटर्स हैं उन सभी का एक ऑर्डर है जो एक सटीक क्रम में आता है। देखिए आई के बाद एन है, इंटेलिजेंट, मतलब कि जो लेटर जिस ऑर्डर में होना चाहिए वो उसी ऑर्डर में है। आई मीन टू से दैट कि जो लेटर जिस स्थान पर आना चाहिए वो उसी स्थान पर है, जो लेटर जिस स्थान पर आना चाहिए वो उसी स्थान पर है। तो ए मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड्स। देखो, इज कॉल्ड वर्ड कि शब्दों का जो है लेटर्स का या वर्ण का सार्थक क्रम जो होगा वही क्या कहलाएगा, शब्द कहलाएगा। तो ए मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। ये आपके सामने हमने वर्ड को समझा। ठीक है, आप एक बार नोट कर लीजिए, देख लीजिए। देखिए फिर हम फ्रेज को समझते हैं कि फ्रेज क्या है। ठीक है, फ्रेज को समझते हैं। देखो
फ्रेज को समझिए आप कि फ्रेज क्या है। फ्रेज क्या है? फ्रेज देखिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट acts as a unit, ठीक है। जो फ्रेज होती है ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्ट एज ए यूनिट, जिसका कुछ तो मीनिंग हो लेकिन पूरा मीनिंग ना हो, कंप्लीट ना हो, वही क्या कहलाती है? फ्रेज कहलाती है, ठीक है ना। फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्ट्स एज ए यूनिट। देखिए ये जो फ्रेज है यहाँ पे, ये जो टर्म यूज हुआ है फ्रेज, इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे, डीपली समझेंगे काफ़ी, लेकिन हम सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे इसको, ठीक है। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए। अब देखिए फिर क्या रह गया हमारा? क्लोज CLAUSE, क्लोज, ठीक है। क्लोज, हम क्लोज की बात करेंगे। देखिए ध्यान से सुनिए। पार्ट ऑफ ए सेंटेंस having its subject and predicate, पार्ट ऑफ ए सेंटेंस हैविंग इट्स ओन आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे ओन भी आएगा। इट्स ऑन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ठीक है। तो क्लोज क्या होती है? पार्ट ऑफ ए सेंटेंस हैविंग इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। क्लोज जो है सेंटेंस का वह भाग होता है जिसका अपना सब्जेक्ट हो और अपना प्रेडिकेट भी हो, जिसका अपना सब्जेक्ट भी हो और अपना प्रेडिकेट भी हो, उसे हम क्या बोलते हैं? क्लोज बोलते हैं, ठीक है ना। उसे हम क्या बोलते हैं? क्लोज बोलते हैं। ये जो क्लोज आपके सामने लिखी हुई है, देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं कि सेंटेंस का वह भाग जिसका अपना एक सब्जेक्ट तथा प्रेडिकेट हो। अब आप कहेंगे प्रेडिकेट क्या होता है? देखिए इन सभी चीज़ों को भी समझेंगे। तथा प्रेडिकेट हो, वो क्या कहलाएगा? क्लोज कहलाता है, ठीक है। ये लिखेंगे हम, सही में। इतना आपने समझा। अब हम समझते हैं सेंटेंस को मीनिंग के आधार पर। अभी हम सेंटेंस को समझेंगे मीनिंग के आधार पर। आइए एक बार देख लेते हैं। देखो आप नोट कीजिए अगर आपको करना है तो। चलो भाई, अब हम देखेंगे मीनिंग के आधार पर। तो मीनिंग या फिर लॉजिक, मीनिंग या फिर लॉजिक के आधार पर, लॉजिक के आधार पर। ठीक है, तो उसके लिए सेंटेंस को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। फर्स्ट क्या है हमारा? सब्जेक्ट है, और दूसरा क्या हमारा? प्रेडिकेट है। ये तो थे, ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ये देखेंगे आप। अच्छा ठीक है, मीनिंग और
लॉजिक के आधार पर। तो हम बात करेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में। सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, इन्हें समझते चलिए, आप सीखते चलेंगे एक बार। देखो, तो सब्जेक्ट क्या होता? वॉट वी टॉक अबाउट, वॉट वी टॉक अबाउट, वॉट वी टॉक अबाउट। अच्छा, ये ज़्यादा दूर है, ठीक है। वॉट वी टॉक अबाउट यानी जिसके बारे में हम बात करते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में हम बात करते हैं। हम यहां पे लिख भी देंगे, देखो, जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसके बारे में हम बात करते हैं। जिसके बारे में हम बात करते हैं वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। दूसरा क्या है? प्रेडिकेट, ठीक है ना। देखिए, प्रेडिकेट ध्यान से सुनिए, इसे मैं समझा देता हूं आपको। देखिए कि सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बोलते हैं, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बोलते हैं, वही क्या बोलते हैं? मतलब सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बोलते हैं वही क्या कहलाता है? जो कुछ भी बोलते हैं वही क्या कहलाता है भाई? प्रेडिकेट बोलते हैं, प्रेडिकेट कहलाता है। ये होगा, प्रेडिकेट कहलाता है। What is told about subject, ठीक है। तो सब्जेक्ट, देखिए, मीनिंग या लॉजिक के आधार पर सेंटेंस को दो भागों में बांटा गया है। वो है, पहला सब्जेक्ट है, दूसरा है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? व्हाट वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसके बारे में हम बात करते हैं। प्रेडिकेट क्या होता? व्हाट इज टोल्ड अबाउट सब्जेक्ट, जो कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में कहा गया है, बोला गया है, या जो भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, वही क्या कहलाएगी? प्रेडिकेट। जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझते हैं, हम जो है एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए, ध्यान से सुनिए, हम इसे जो है एक बार समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। जैसे कि देखो ध्यान से, मैं इसे थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं, ठीक है, यहां से ही है, ठीक है। जैसा कि अब और देखिए एक बार, हमने एक एग्जाम्पल लिखा, एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से ही हम समझ जाएंगे। ध्यान से सुनिए, एक एग्जाम्पल से, जैसे कि ही इज ए डॉक्टर, ही इज ए डॉक्टर। हमने कहा ही इज ए डॉक्टर, ये हमारा एक सेंटेंस है। तो इसमें ध्यान से सुनिए, ये जो ही यहां पे लिखा हुआ है, ये क्या है? सब्जेक्ट है। ये क्या है? सब्जेक्ट है सेंटेंस का। और ये जो कुछ भी उसके बारे में बोला जा रहा है, ध्यान से सुनिए, जो कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में बोला जा रहा, वही क्या है? प्रेडिकेट। वही क्या है? प्रेडिकेट। ये जो यहां से देखिए, यहां से लेके यहां तक जो है इज ए डॉक्टर, ये क्या है? प्रेडिकेट। यही क्या है? प्रेडिकेट। ठीक है, देखिए हमने एग्जांपल लिया, ही इज ए डॉक्टर। तो ये जो ही है यहां पे, ये जो एच ई, ही जो है, ये क्या है? सब्जेक्ट है। और ये क्या है? इज ए डॉक्टर। ये जो कुछ भी बोला जा रहा, यानी सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बोला जाएगा वही क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट। तो मीनिंग या लॉजिक के आधार पर सेंटेंस को दो भागों में बांटा गया, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। एक है ग्रामर या स्ट्रक्चर। ग्रामर या स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस को तीन भागों में बांटा गया। सबसे पहले वर्ड आएगा, उसके बाद फ्रेज आएगी, उसके बाद क्लोज आएगी। वर्ड क्या होता है? ए मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ लेटर्स। मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ लेटर्स क्या कहलाएगा?
वर्ड कहलाएगा। दूसरा क्या है, फ्रेज है। देखिए दूसरा क्या है, फ्रेज है, जो अभी हमने समझा था। देखिए ध्यान से सुनिए, देखिए कहाँ फ्रेज होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्ट्स एज ए यूनिट। देखिए ध्यान से सुनिए, यहाँ पे जो लिखा है ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट, जो एक्ट्स काम करता है एज ए यूनिट, यूनिट के रूप में, यानी उसका पूर्ण अर्थ नहीं होता लेकिन कुछ ना कुछ अर्थ जरूर होता है। ठीक है, वो स्वतंत्र नहीं होता, आजाद नहीं होता, हिस्सा। क्लोज जो है पार्ट ऑफ ए सेंटेंस हैविंग इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, यानी कि सेंटेंस का वह भाग है जिसका अपना एक सब्जेक्ट तथा एक प्रेडिकेट होता है, क्लोज कहलाता है। ठीक है, तो हमने ये समझा। तो अभी तक हमने क्या समझा, सबसे पहले हमने समझा कि व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश क्या है। तो इंग्लिश इज नॉट ओनली ए सब्जेक्ट बट ऑल्सो ए लैंग्वेज। इंग्लिश केवल एक सब्जेक्ट ही नहीं है बल्कि एक भाषा भी है। उसका कारण हमने दिया कि इंग्लिश को हम रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो इसलिए क्या हुआ, इंग्लिश क्या है, एक भाषा है, एक लैंग्वेज है। ठीक है, फिर हमने समझा कि इंग्लिश जो है वो कितने स्टेज से होकर गुजरेगी। तो देखिए लेटर होगा, सबसे पहले लेटर होगा, उसके बाद वर्ड होगा, उसके बाद फ्रेज होगी, उसके बाद क्लोज होगी, उसके बाद सेंटेंस होगा और फिर पैसेज होगा। ठीक है, तो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या कहलाती है, लेटर कहलाती है। और इन सारे काम को करने के बाद सबसे पहले लेटर, वर्ड, फ्रेज, क्लोज, सेंटेंस, पैसेज, इन सब के बाद ही क्या बनता है, आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बनता है। ठीक है, ये होता है। तो उसके बाद देखिए हमने ये समझाया कि सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस जो है होता क्या है। देखिए सेंटेंस होता क्या है, हमने ये भी समझा था, कहां गया, ये पता नहीं, देखिए कोई बात नहीं। सेंटेंस होता क्या, हमने ये भी समझा कि सेंटेंस जो है अकॉर्डिंग टू ग्रामर तो सही होना ही चाहिए, लेकिन उसकी एक सेंस भी होना चाहिए, उसका एक अच्छा मीनिंग भी होना चाहिए। जैसे कि हमने अभी लिखा था, ही किल्ड मी, उसने मुझे मारा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो इंसान मर गया है वो बता सके कि उसने मुझे मारा। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें हैं। अभी देखिए हम अब इसमें कुछ और भी समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि इसम क्लीन करते हैं। सबसे पहले तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो हैं कितने भाग हैं, 8। कितने तरीके के होते हैं, 8 तरीके के। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर। देयर आर ठीक है, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर, इन इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, ये होते हैं। तो पहला क्या है, सबसे पहले सुनिए, पहला जो है क्या है, नाउन है। सबसे पहले नाउन आता। दूसरा जो होगा, दूसरा प्रोनाउन होगा। तीसरा नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव होगा। फिर क्या होगा, एडवर्ब होगा, एडवर्ब। फिर क्या होगा, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब, फिर वर्ब होगा, एक वर्ब होता है। ठीक है, छठा क्या होगा, 6 क्या होगा, प्रेपोजिशन, और 7 नंबर पे क्या आएगा भाई, कंजंक्शन, और 8वें नंबर पे जो आएगा वो आएगा इंटरजेक्शन। तो
ये क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं। कितने होते हैं भाई, 8। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर। तो यहां तक हमने ये सीखा है, ठीक है। ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी, एक बार हम देख लें। देखो अभी नहीं है, अभी है थोड़ी सी गुंजाइश, तो एक बार हम देख लेते हैं या फिर इतना ही रहने दें, बताइए। चलिए आज के लिए पहली क्लास थी, इतना ही रहने देते हैं, समझते हैं और सीखा आपने। तो कल जो है हम इससे भी कुछ अच्छा लेके आएंगे, कुछ समझेंगे, कुछ और अच्छे से बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा नया चैनल है, यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर एसएससी बैंक, यदि आप इस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, ठीक है। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।